दोस्तों, अदब में कहा गया है कि नींद से मेरा ताल्लुक़ नहीं बरसों से, ख्वाब आ आके छत पे मेरी टहलते क्यों हैं। अदब में तो नींद हमेशा डिस्टर्ब रहती है, लेकिन साइंटिफिकली नींद क्या है, वो क्यों डिस्टर्ब होती है, उसके क्या फंक्शन है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और आज हमारे साथ में जानी मानी पल्मोनोलॉजिस्ट, स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर निकिता राजगुरु हैं। डॉक्टर निकिता राजगुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और आज का ख़ास प्रोग्राम नींद के ऊपर है और आपने कई केसेस, आप स्लीप स्पेशलिस्ट भी हैं, स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और आपने कई केसेस सॉल्व किए हैं स्लीप एपनिया के और नींद से रिलेटेड। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि नींद क्या है, स्लीप क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो स्लीप इज डिक्रीज लाइक रिस्पॉन्सिवनेस टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि बाहर का कुछ भी स्टिमुलाई आ रहा हो बट आप नींद में हो तो आप उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ये कुदरत ने ही बनाया हुआ करिश्मा है। इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 पार्ट नींद में गुजारता है, यानी कि स्लीप मेंटल एज वेल एज फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बोला कि इंसान अपनी उम्र का 1/3 पार्ट नींद में गंवा देता है, गुजार देता है, चलिए माना। तो इससे रिलेटेड आजकल कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, जैसे स्लीप एपनिया होता है। ये स्लीप एपनिया क्या है, कितने तरह का होता है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। ओवरऑल देखा जाए तो स्लीप एपनिया यानी कि थोड़े टाइम के लिए ब्रीदिंग कंप्लीट बंद हो जाना। एपनिया एक ग्रीक वर्ड है, ये उसका मतलब होता है ब्रेथलेसनेस। स्लीप एपनिया मतलब स्लीप में होने वाली ब्रेथलेसनेस, यानी कि थोड़े सेकेंड्स या मिनट्स के लिए आपका ब्रीदिंग कंप्लीटली बंद हो जाए। अगर ये देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि जिसके एयरवेज या सांस की नली में कुछ प्रॉब्लम हो। दूसरा होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया, जिसके न्यूरोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, जैसे कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो और ब्रेन से सिग्नल कम आ रहा हो और स्लीप एपनिया होता हो। तीसरा है मिक्स, यानी ब्रेन और लंग्स दोनों का कुछ इशू है तो स्लीप एपनिया होता है। ये 3 मुख्य प्रकार है स्लीप एपनिया के। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये डायग्नोस कैसे होता है कि पेशेंट को या मरीज़ को स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है या उसका स्लीप हैम्पर्ड हो रहा है, या ऐसे कैसे लक्षण है, कैसे डायग्नोस करते हैं आप ये मरीज़ के साथ? सबसे पहले तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उस डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। उस हिस्ट्री में उनके रिलेटिव्स को भी हम पूछते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लक्षण है लाउड स्नोरिंग, बहुत ज़्यादा स्नोर करना। एक होता है सिंपल स्नोर, यानी कि थोड़ा सा स्नोर करते हैं जिसमें बाजू वाला डिस्टर्ब नहीं होता। एपनिया के प्रकार में बाजू वाला भी डिस्टर्ब होता है जो साथ में सो रहा है। लाउड स्नोरिंग अगेन नाइट टाइम अवेकनिंग, मतलब नींद में बार बार उठना। डे टाइम में ज़्यादा सोना, क्योंकि नाइट में प्रॉपर नींद नहीं होती है इसलिए डे टाइम में सोना। सुबह में उठते हैं तो मॉर्निंग हेडेक रहना, मेमोरी अच्छे से फॉर्म ना होने की वजह से मेमोरी लॉस होना और मूड चेंजेस, ये सब लक्षण है। बच्चों में देखा जाए तो बच्चे में भी स्लीप एपनिया होता है। वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि नाइट टाइम में उनका ऑक्सीजन अच्छे से नहीं गया, तो दिन में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और ज़्यादा लाउड स्नोरिंग बच्चों में भी होता है और पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट्स या हाथ पैर ज़्यादा हिलाना, ये सब बच्चों में लक्षण दिखते हैं स्लीप एपनिया के। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो अगर मैं काम करके घर पे जाता हूँ, थक जाता हूँ, तो मुझे भी खर्राटे आते हैं। तो क्या हर स्नोरिंग या खर्राटे स्लीप एपनिया के हैं या इन दोनों में कुछ फ़र्क होता है? हर खर्राटा जरूरी नहीं है कि स्लीप एपनिया का हो जी। एक मैंने समझा है, जैसे सिंपल स्नोर है, जैसे बहुत थके हैं तो स्नोरिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो एनाटॉमिकल रीजन देखे तो यहाँ की एनाटॉमी, मतलब यहाँ के जो भी हमारी फॉर्मेशंस हुई है, अगर नाक में कुछ तकलीफ है, नाक का पर्दा टेढ़ा हो, एडिनॉइड बच्चों में जो दिखता है अगर वो ज़्यादा हो, लार्ज टंग हो या फिर आपकी जॉ में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो, तो भी स्नोरिंग रहता है और ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली स्नोरिंग होती है। दूसरा स्नोरिंग होता है जिसमें एयरवेज में कुछ प्रॉब्लम हो, शॉर्ट नेक हो, जैसे कि बहुत ओबेस पर्सन हो, उसकी जब वो सीधा लेटते हैं तो यहाँ की जो चर्बी है, यहाँ के जो मसल्स है, वो सांस की नली पे दबाव डालते हैं और सांस की नली सिकुड़ से जाती है और पूरा ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं जा पाता। इसलिए जो स्नोरिंग है वो पैथोलॉजिकल स्नोरिंग हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये डायग्नोस के बारे में आपने बताया कि आप किस तरह से डायग्नोस करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम रिस्क फैक्टर के बारे में पूछें, हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ये कौन कौन से
एज ग्रुप में पाया जाता है स्लीप एपनिया? क्या ये बच्चों में भी होता है आजकल, या एल्डरली है, या इससे आजकल कोई भी प्रभावित हो सकता है? ये ज़्यादातर देखा जाए तो एल्डरली में होता है, अबोव 50 इयर्स, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ओएसए होने का रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि एज के साथ साथ दूसरी हार्ट कंडीशंस और लंग कंडीशंस भी आती है, उसके साथ ओएसए होता है। बच्चों में ज़्यादातर ये जो गले में एडिनॉइड्स की ग्रंथि होती है या टॉन्सिल्स बढ़े हुए हो, उसकी वजह से स्लीप एपनिया होता है, अदरवाइज बच्चों में उतना कॉमन नहीं है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, अगर एक बार पता पड़ा कि ये स्लीप एपनिया है, तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं आपके पास? और ट्रीटमेंट में देखा जाए तो सबसे पहले तो हम डायग्नोज करते हैं कि इसको स्लीप एपनिया है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव है, सेंट्रल है या मिक्स्ड है। उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी। उसमें पूरी रात पेशेंट को सुला के बहुत सारे लीड्स लगाते हैं, जैसे कि उनमें उसका पूरा नाइट टाइम में मॉनिटरिंग होता है, हार्ट रेट का, ब्रेन एक्टिविटीज़ का, लिम्ब मूवमेंट्स, आपकी चेस्ट मूवमेंट्स, स्नोर कितना किया और कितनी बार रात में उठना पड़ा, ये सब पूरा एक रिपोर्ट बनाते हैं हम। स्प्लिट नाइट स्टडीज़ भी करते हैं जिसमें हम आधी नाइट तक पेशेंट को ये लीड्स लगा के नॉर्मल स्टडी करते हैं, बाकी की उसमें कोई अगर कुछ तकलीफ आती है कि स्लीप एपनिया डिटेक्ट होता है तो बाकी की नाइट में सीपैप लगा के टाइट्रेशन स्टडी करते हैं। ये पूरा एक नाइट का स्टडी के बाद हमें मॉर्निंग में पता चलता है कि उनका एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स कितना है, यानी कि उनमें कितना स्लीप एपनिया का है। अगर ये डायग्नोस हो गया कि स्लीप एपनिया है तो हम उसके बाद ट्रीटमेंट में ऑफर करते हैं। फर्स्ट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट इज सीपैप। सीपैप इज कंटिन्यूअस एयरवे पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ कि आपने बताया कि आप पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट करवाते हैं पेशेंट को पूरी रात, तो क्या ये घर पे हो सकता है ये टेस्ट, या पेशेंट को क्लिनिक में या हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है? जी ज़रूर, घर पे भी स्लीप स्टडी हो सकती है। टोटल 4 लेवल की स्लीप स्टडीज होती है, लेवल 1 2 3 4। 1 है वो प्रॉपर इक्विप्ड स्लीप लैब में होती है जिसमें एक पर्सन जो टेक्नीशियन है वो ओवरनाइट मॉनिटरिंग करता है। सेकेंड लेवल में सेम लीड्स ही अप्लाई होती है बट वो घर पे हो सकती है, और हमने काफ़ी सारी स्टडीज़ और काफ़ी सारे रिसर्च के बाद ओवरऑल देखा जाए तो दोनों सेम जैसा ही है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में आके सो नहीं पाते, जगह चेंज होती है तो वो सो नहीं पाते। ऐसे पेशेंट्स में जिनको स्लीप की जो जगह चेंज होती है और प्रॉब्लम होती है, उनमें हम ऐसा एडवाइस करते हैं। या फिर ऐसे इतने ओबेस पेशेंट जो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो, उनको हम घर पे एडवाइस करते हैं। तो घर पे हमारे टेक्नीशियन जाके पूरा यही रिपोर्ट घर पे करते हैं और मॉर्निंग में हमें रिपोर्ट मिल जाता है। जी, तो हम आप अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये स्लीप स्टडीज़ जो होती है वो डॉक्टर के एडवाइस पे, पल्मोनोलॉजिस्ट के एडवाइस पे घर पे हो सकती है। उन्हें अगर लेवल 3 2 या 4 की बात है तो घर पे हो सकती है, और अगर एडवांस लेवल की स्टडी करवानी है तो फिर हॉस्पिटल में उसकी सुविधाएं उपलब्ध है। हाँ डॉक्टर साहब, आप सीपैप के बारे में कुछ बता रहे थे। तो स्लीप एपनिया अगर हमने डायग्नोज कर दिया और वो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का है तो उसकी मेन ट्रीटमेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यानी कि सीपैप। अभी ऑटोपैप भी अवेलेबल है जिसमें हम कंटिन्यूअस बाहर से एक छोटी सी मशीन आती है जो मास्क के साथ फेस पे या नाक पे लगा के पहननी होती है। उसमें पॉजिटिव प्रेशर यानी कि फोर्सफुल एयर जाएगी ताकि उनका जो एयरवेज है जो स्लीप एपनिया की वजह से सिकुड़ से गए हैं वो ओपन अप रहे। पूरी नाइट टाइम में जितना भी टाइम पेशेंट सो रहे हैं उनको ये सीपैप लगा के सोना होता है और डे टाइम में वो रिमूव कर सकते हैं। तो इन डिवाइसेस का, जैसे सीपैप आपने बताया, ऑटो सीपैप, इनका कोई नुकसान तो नहीं है घर पे डॉक्टर साहब? कोई रिस्क या कोई चैलेंज इनका? चैलेंज में ऐसा हो सकता है कि किसी किसी पेशेंट को ज़्यादा मास्क फिट लगाने की वजह से या मास्क अगर लूज लगाया हो तो उसकी इफेक्ट उतनी ना हो, अदरवाइज वो थोड़ा ड्राइनेस ऑफ माउथ या नेजल इरिटेशन ये सब रहता है। बट एक बार पेशेंट उसके हैबिट में आ जाए देन पेशेंट खुद अपने आप ही वो पहनते हैं, और वो ये बहुत ही पोर्टेबल छोटा सा डिवाइस है, कहीं पे भी जाए उसको कैरी कर सकते हैं। बस एक इलेक्ट्रिक सप्लाई उसके साथ चाहिए और मास्क का थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करना पड़ता है साथ साथ में। ये जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब स्लीप एपनिया का, ये इसका ड्यूरेशन कितना लंबा होता है, कब तक चलता है पेशेंट के लिए?
अगर वैसे देखा जाए तो स्लीप एपनिया एक लॉन्ग एंड क्रॉनिक कंडीशन है, ऐसा नहीं, पर ये रिवर्सिबल ज़रूर है। अगर ये पेशेंट स्टार्टिंग के स्टेज से ही डायग्नोस हो जाए और वो कंटिन्यूअस फिर सीपैप पहने तो ये रिवर्स ज़रूर हो सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट कि इनका कौन सा फिनोटाइप ऑफ ओएसए है। काफ़ी पेशेंट्स में लाइफ लॉन्ग भी हम एडवाइस करते हैं कि आप पहनिए। अदरवाइज हम पेशेंट्स को वेट रिडक्शन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो सब करने को भी एडवाइस देते हैं। और थर्ड ऑप्शन है सर्जरीज। तो अगर बहुत ओबेसिटी है, मॉर्बिड ओबेस है, तो बैरियाट्रिक सर्जरी या फिर बच्चों में एडिनेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी, यूविलोफेरेंजियल प्लास्टी, अभी स्लीप ओएसए की काफ़ी सारी सर्जरीज मार्केट में लोग करते ही है। तो ये सब सर्जरी करवा के थोड़ा बहुत सर्जिकल करेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी स्लीप स्टडी, स्लीप के बारे में। अगर ये मरीज़ इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे, इग्नोर करे, तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं? अगर वैसे देखा जाए तो स्लीप के फंक्शन में ही आता है कि जो बॉडी का पूरे दिन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा है तो वो सारा कचरा वो स्लीप में ही रिमूव होता है। स्लीप में ही मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, आपका स्लीप में ही प्रोटीन सिंथेसिस या मेजर मेटाबॉलिज्म है वो स्लीप में होता है। ये हमारे नेचर ने ही हमारी बॉडी को ऐसे बनाया है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है या इसमें कुछ रुकावट है तो क्या क्या हो सकता है, इसको आप ट्रीट ना करें तो सबसे पहले तो आपका हार्ट रेट में एबनॉर्मलिटीज आती है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसके साथ साथ स्ट्रोक का रिस्क रहता है क्योंकि ब्रेन में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर बार बार जा रहा हो कंटिन्यूअस तो पैरालिसिस या स्ट्रोक हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। और अगेन अगर ओएसए वाला पर्सन है जो नींद में अच्छे से रात को नहीं सोए और डे टाइम में अगर उनका ड्राइविंग वाला ऐसा कुछ जॉब हो जो हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहा हो और उसमें उनको झपकी आ गई तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इन सब का भी रिस्क बढ़ता है क्योंकि उनको नाइट में अच्छे से नींद नहीं आई। सो डॉक्टर साहब, आपने ये स्लीप एपनिया के बारे में बताया कि एक जो पेशेंट को किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, इसका कोई एज फिक्स नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है। पर आजकल देखा गया डॉक्टर साहब कि यंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो आईटी में नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, नींद नहीं लेते हैं, या फिर यंगस्टर्स होते हैं जो कि मोबाइल पे सारी रात मोबाइल पे अपना टाइम पास करते हैं। तो क्या इनमें भी चांस है डॉक्टर साहब ये स्लीप सिंड्रोम्स होने के? डेफिनेटली इनमें भी चांस है। एक तो हमारी जो लाइफस्टाइल है जो इनएक्टिव हो गई है कि हम ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो बैठे बैठे सिर्फ कंप्यूटर पे काम करना है, उसकी वजह से मोबिलिटी कम हो गई है और सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है, यानी कि पेट की चर्बी और गले की चर्बी, ये दो इंडियंस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। मॉर्बिड ओबेस से ज़्यादा अभी हम देख रहे हैं कि पेशेंट इतना लीन एंड थीन होते हैं, इतने ओबेस नहीं होते कि स्लीप एपनिया हो सके, बट लीन फिनोटाइप ओएस से भी अभी हम देख रहे हैं जिनमें ज़्यादातर प्रोफेशनल्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि डे टाइम में उतने एक्टिव नहीं होते। दूसरा के स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये सब एडिक्शंस अगर आप कर रहे हो तो ओएस होने के चांसेस है। और स्ट्रेस अगेन। तो डॉक्टर साहब, साथ में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि स्लीप एपनिया ना हो या फिर बहुत लेट हो एज में तो हमें किस तरह की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, क्या खाना पीना करना चाहिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए डॉक्टर साहब। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपका वेट एक कंट्रोल में रहना चाहिए। तो बैलेंस डाइट, आपके डाइट में प्रोटीन का उन सब का समावेश कीजिए सो दैट आपका फैट डिपोजिशन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। अगर फैट डिपोजिशन चालू है, सेंट्रल ओबेसिटी आप देख रहे हो कि शॉर्ट नेक हो रही है या पेट बढ़ रहा है, तो एक्सरसाइज, जितना जल्दी आप वेट लॉस करना शुरू करेंगे उतना ओएसए कम होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्लीप हाइजीन। एक पैटर्न बनाइए कि 6 to 8 आवर्स सो ही जाना है और रात के सोने से पहले, और अगर जिसको भी इंसोम्निया जितनी यानी कि पैरासोम्नियाज ओएसए के साथ साथ दूसरी बीमारियां होती है उन पेशेंट्स में हम स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सोने से पहले आप एक वार्म वाटर से शावर ले लीजिए, आपका जो भी रूम का लाइट्स है वो सब ऑफ होना चाहिए। मोबाइल आपको एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर गोइंग टू स्लीप साइड में रख देना है। एक लाइट येलो जैसी लाइट रख के आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। दिस आर ऑल द मेथड्स के आपको स्लीप एपनिया लेट हो। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो जानकारी डॉक्टर साहब ने दी, अगर आप उसका पालन कर रहे हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अप्रोच कर रहे हैं, मोबाइल से शाम के वक्त या रात के वक्त सोने से 2 घंटे पहले दूर रह रहे हैं,
आप जॉगिंग कर रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो स्लीप एपनिया से आप कोसों दूर रहेंगे और आपको अच्छी नींद आएगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।